हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको पैसिव वॉइस के टॉप 10 एडवांस्ड लेवल एमसीक्यूज़ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि उन सभी छात्रों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जो छात्र भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये आज की वीडियो है। ओके गाइस, तो समय को बर्बाद किए बिना मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एनालाइज करते हैं। लुक एट, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस? एक गिलास पानी का ले आओ। और ये किस में है? एक्टिव में है। ये सेंटेंस गाइस एक्टिव में है और आपको इसका पैसिव बताना है। आपको ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं। अब डी में से आपको करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो ये सेंटेंस है ना, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव। कौन सा सेंटेंस है गाइस? इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो जब भी एक्टिव में इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो उसका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले लेट आता है। सबसे पहले क्या आएगा गाइस? लेट। प्लस क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, प्लस बी आता है। प्लस बी आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको याद रखना है, जब भी एक्टिव में कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है और उसका पैसिव बनाएंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करना है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी3। तो अब आंसर को हम देखते हैं। देखो, लेट इसमें लगाए, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, ऑब्जेक्ट भी लगाए, बट इस वाले ऑप्शन में बी नहीं है गाइस। ए ऑप्शन में बी नहीं है, तो ए इसका आंसर नहीं बनेगा। ए वाले ऑप्शन में गाइस लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, अब इसमें बी नहीं है तो ये आंसर रॉन्ग है। अब सेकेंड ऑप्शन को एनालाइज करते हैं। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, बिल्कुल सही आंसर है। जो बी आंसर है ना गाइस, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो, लेट दिख गया हमको, लेट दिख गया, ऑब्जेक्ट अ ग्लास ऑफ वाटर दिख गया, बी भी दिख गया, और हर एक पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हर एक पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है कि नहीं गाइस? आती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। समझ में आया गाइस? तो ये कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना गाइस, उसको देखते हैं। लव योर कंट्री। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस? अपने देश से प्यार करो। लव योर कंट्री, अपने देश से प्यार करो। ठीक है, अब याद रखना है, ये भी जो स्टेटमेंट है, जो ये सेंटेंस है ना गाइस, एक्टिव में है। किस में है गाइस? एक्टिव में है। और ये कौन सा, आपको पता है कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव। कौन सा वाक्य ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो आपको इसमें एक एडवाइस की फीलिंग आ रही है। देखो, सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है? लव योर कंट्री, अपने देश से, आप अपने देश से प्यार करो। तो इस वाक्य में हमको कि कौन सी फीलिंग आ रही है? एडवाइस की, एक सलाह की आ रही है कि नहीं? तो जब इसका पैसिव बनाता है, जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस में एडवाइस की फीलिंग आएगी तो उसका पैसिव कैसे बनेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस बी3। समझ में आ रहा है गाइस? तो अब हम अपना आंसर देखते हैं। जो आंसर होना चाहिए इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होना चाहिए।
इसी स्ट्रक्चर जो मैंने रूल लिखा है ना, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3, इसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर बनेगा पैसिव का। तो देखो यूर कंट्री ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है, यूर कंट्री ऑब्जेक्ट है तो ए में यूर कंट्री बिल्कुल सही है, शुड भी सही है, बट इसमें बी नहीं है गाइस, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना गलत है। गलत है कि नहीं? आप ऑप्शन नंबर बी को एनालाइज करते हैं, यू शुड बी लव्ड, तो इसका मीन्स तो होता है गाइस आपको प्यार किया जाना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, तो इसमें यू का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? यूर कंट्री है कि नहीं? तो यूर कंट्री शुड बी लव्ड बिल्कुल सही आंसर हुआ कि नहीं? अकॉर्डिंग टू जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, ऑब्जेक्ट हो गया, यूर कंट्री हो गया, शुड अपन को मिल गया सी ऑप्शन में, शुड भी मिल गया, बी भी मिल गया कि नहीं? और थर्ड फॉर्म भी मिल गई, तो यूर कंट्री शुड बी लव्ड, इट मीन्स आपके देश को प्यार किया जाना चाहिए, तो इसका ये पैसिव बन गया। तो जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थे ना गाइस आज के, दोनों इम्पेरेटिव सेंटेंस के थे, एक में ऑर्डर की फीलिंग थी, एक में कौन सी है? एडवाइस की, सलाह की। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बता दिए कि नहीं, और आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना? जो भी आप चीज़ अगर आपने एडवांस लेवल सीखा होगा एक्टिव पैसिव का, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको आपके आंसर और मेरे आंसर सेम मैच खा रहे होंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो मैं आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ, और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके जो मैंने आंसर आपको बता भी रहा हूँ, आपके कितने सही आंसर हैं, ठीक है? जो आप भी सॉल्व करोगे मेरे साथ, आई होप, मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ, आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, आपको भी सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि आपके 10 में से कितने आंसर सही थे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को एनालाइज करते हैं। मोहन रिक्वेस्टेड राधा टू लेंड हिम हर बुक। मोहन रिक्वेस्टेड राधा टू लेंड हिम हर बुक। अब इसका मीन्स क्या होता है? मोहन ने निवेदन किया, रिक्वेस्ट मीन्स निवेदन करना, मोहन ने निवेदन किया किससे? राधा से। अब लैंड मीन्स क्या होता है गाइस? उधार देना। लैंड मीन्स क्या होता है? उधार देना। तो मोहन ने राधा से रिक्वेस्ट किया कि वह उसे उधार दे दे अपनी किताब। इसका मीन्स क्या है? जो स्टेटमेंट है ना गाइस, इसका मतलब है मोहन ने राधा से निवेदन किया कि वह उसे अपनी किताब उधार दे दे, मतलब राधा उसे अपनी किताब उधार दे दे। अब इसका पैसिव बनाना है, तो पैसिव में आपको ये पता है आपको कौन सा स्टेटमेंट है? नरेशन का। ये इनडायरेक्ट स्पीच का एक स्टेटमेंट है। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आती होगी या आपको नरेशन आती होगी तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा इस वाक्य को, कर लिया होगा कि नहीं? फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो मोहन रिक्वेस्टेड राधा, तो राधा इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं? तो पैसिव में ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है। तो देखो शी तो यहाँ पे आना नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट राधा है, तो राधा आएगा, तो ए ऑप्शन तो अपना हट गया, ठीक है? अब बी वाले ऑप्शन में राधा है, बिल्कुल सही है कि नहीं? अब सी में भी राधा नहीं है तो हटा ही दो, और डी में तो है नहीं, नन ऑफ दीज, तो ये तो हट ही जाएगा। तो अगर आपको समझ में भी नहीं आए कुछ क्वेश्चंस तो आपको आसानी से मार्क्स दे सकते हैं, क्योंकि आपको सीधे राधा दिख गया तो राधा ऑब्जेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। फिर भी मैं बता देता हूँ क्यों है, क्योंकि पैसिव में सबसे पहले राधा आता है। अब ये कौन सा टेंस है गाइस? पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में जब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते हैं ना गाइस, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर रखते हैं वॉज वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर आता है वॉज वर्ब, फिर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आती है कि नहीं? ऑब्जेक्ट आता है, वॉज वर्ब आता है, फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है? सिंगुलर ऑब्जेक्ट के संग वॉज आता है और प्लूरल ऑब्जेक्ट के संग वर आता है। तो राधा एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, वॉज बिल्कुल सही आ गया, और रिक्वेस्टेड थर्ड फॉर्म है ही, रिक्वेस्ट की थर्ड फॉर्म रिक्वेस्टेड ही होती है। तो राधा वॉज रिक्वेस्टेड टू लेंड मोहन हर बुक। राधा से निवेदन किया गया कि वह मोहन को अपनी किताब उधार दे दे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिस सेट तो चल रहा है अपना, प्लस मैं आपको हर एक आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ आंसर क्यों आया, ठीक है ना गाइस? तो अब क्वेश्चन नंबर 4 को एनालाइज करते हैं।
आई सा हिम गो, आई सा हिम गो। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, मैंने उसे जाते हुए देखा। मैंने उसे, देखो आई मीन्स मैंने और सो मीन्स देखा, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। मैंने उसे जाते हुए देखा, ठीक है। अब आपको इसका पैसिव बनाना है, तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में अभी मैंने स्ट्रक्चर लिखा था, ऑब्जेक्ट पहले आता है प्लस वॉज वर आता है कि नहीं, ऑब्जेक्ट आता है, वॉज वर आता है, प्लस आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, आती है कि नहीं। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। इस वाले सेंटेंस में आई सा हिम गो, तो हिम क्या एक ऑब्जेक्ट है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, तो इसमें भी ही है, इसमें भी ही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ए और बी दोनों में ही, यहाँ तक तो सही है। अब सी वाला तो आंसर होना नहीं है और डी भी नहीं होना, ऑप्शन नंबर सी और डी तो अपने हट गए। अब बचता है ए और बी, तो ए और बी को एनालाइज करते हैं। देखो ऑब्जेक्ट ही है तो ऑब्जेक्ट ही बन गया, ठीक है ना। अब ये ऑब्जेक्ट ही है में ना, अब ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट के स्थान पे आता है तो वो सब्जेक्टिव कंडीशन में आता है, इसलिए मैं बार बार ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, बट ये ही क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। पैसिव में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, पैसिव में वो सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट के स्थान पे रखते हैं, इसलिए मैं ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ही आ गया, अब ही सिंगुलर है तो वॉज आना है कि नहीं, तो ही वॉज बिल्कुल सही है, और सी की थर्ड फॉर्म सीन होती है, तो ही वॉज सीन टू गो, ही वॉज सीन टू गो। तो इसका आंसर क्या बनेगा गाइस, ऑप्शन नंबर ए, ही वॉज सीन टू गो, उसे जाते हुए देखा गया, उसे जाते हुए देखा गया। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को एनालाइज करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना गाइस, उसको एनालाइज करते हैं। आई लेट हिम गो, आई लेट हिम गो। तो गाइस ये सेंटेंस, ये जो स्टेटमेंट है ना गाइस, ये पॉजिटिव वर्ब का है। जो लेट है ना, एक पॉजिटिव वर्ब होती है, आपको पता हो तो, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आई लेट हिम गो, इसका मीन्स क्या होता है, मैं उसे जाने देता हूँ, मैं उसे जाने देता हूँ, ठीक है। अब इसका पैसिव बनाना है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट तो है, ये पॉजिटिव वर्ब है लेट, बट किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको पता है ना टेंस किस में है, ये है पी आई में, ये किस में, पी आई, तो पी आई मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ पी आई मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, पी आई मीन्स पास्ट इंडेफिनिट भी होता है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो आपको याद रखना है। आई लेट हिम गो, मैं उसे जाने देता हूँ, तो उसका पैसिव क्या बनता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है, ठीक है। फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, आती है कि नहीं, फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनता है ना, ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है, इज़ एम आर, इज़ एम आर में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। आई लेट हिम गो, मैं उसे जानने देता हूँ, तो पैसिव क्या, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तो हिम का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा सॉरी, हिम का ऑब्जेक्ट ही बनता है, आपको पता है, तो एक तो ही इसमें, एक ही इसमें, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन तो हट ही गया, ठीक है। ए और डी में से कोई आंसर है, तो ही वॉज, ठीक है ना, ही वॉज लेट टू गो, ही वॉज लेट टू गो, ठीक है, ही वॉज लेट गो। अब देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, ये क्या एक्चुअली क्या है ना, जो लेट है, मैंने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस लेगा, बट मैंने यहाँ पे ऑप्शन कुछ अलग ही हो गए हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑप्शन आएगा, मैं आंसर बताता हूँ, ये बाय मिस्टेक वॉज आ गया है, यहाँ पे वॉज नहीं आना चाहिए, ही इज़ लेट गो। इसका आंसर बनेगा, मैं बता देता हूँ गाइस, आंसर जो ऑप्शन है ना उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, ये वॉज की जगह क्या आना है, इज़ आना है। मैं लिख के बताता हूँ आंसर, ही इज़ लेट गो, ही इज़ लेट गो, ही इज़ लेट गो, उसे जाने दिया जाता है, ठीक है। अब आपको याद रखना है, इसका आंसर नन ऑफ दीज भी हो सकता है। इसका आंसर क्या बनेगा, क्योंकि मैंने इसमें आंसर ही सही नहीं लिखा था, मैंने यहाँ पे सही करके बता दिया आपको, मैंने सही करके लिख दिया है, तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, तो क्या बन जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, ऊपर में से कोई नहीं। समझ में आ रहा है गाइस,
तो ये कॉन्सेप्ट था। और लेट के बाद आपको याद रखना है, जो लेट आएगा ना आपको याद रखना है, लेट पॉजिटिव वर्ब आएगी तो उसके बीच में टू नहीं आता है। जो इन्फिनेटिव टू होता है ना उसके बाद टू का यूज़ नहीं करते। लेट के बाद सीधे वर्ब आती है, क्या आती है, सीधे क्रिया। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 को एनालाइज करेंगे। देखो, हु कैन सेव आवर कंट्री, हु कैन सेव आवर कंट्री, तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, हमारे देश को कौन सुरक्षित कर सकता है, हमारे देश को कौन सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, ये एक एक्टिव का स्टेटमेंट है और हमको इसका पैसिव बनाना है। तो आपको याद रखना है, एक्टिव में जब भी हु आता है, जब भी एक्टिव में हु आएगा तो आपको पैसिव में हु के स्थान पर बाय हुम रखना है। क्या रखना है, बाय हुम। तो बाय हुम ए ऑप्शन में भी है, बाय हुम बी ऑप्शन में भी है। अब ये सी और डी तो अपना लेफ्ट हो गया कि नहीं। अब देखो, जब भी एक्टिव में कैन आता है, जब भी एक्टिव में कैन आएगा तो उसका पैसिव क्या हो जाता है, कैन बी। क्या हो जाता है गाइस, कैन बी। अगर एक्टिव में कैन आएगा ना, मोडाल वर्ब कैन आएगी तो पैसिव में कैन भी बन जाएगी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर एक पैसिव में आती है। तो इसका आंसर आपको देखो मैं बताता हूँ, बाय हुम तो आना ही है, तो बाय हुम ठीक है, हु को बाय हुम में चेंज कर दिया, कैन भी सही है, आवर कंट्री भी सही है, बट यहाँ पे बी नहीं है। यहाँ पे क्या नहीं है गाइस, बी नहीं है ना, और थर्ड फॉर्म भी नहीं है, तो अपना ए ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर है। बाय हुम कैन आवर कंट्री बी सेव, बाय हुम कैन आवर कंट्री बी सेव, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 7 को एनालाइज करते हैं, देखते हैं। देखिए, आई आस्क्ड दादा इफ़ शी वॉज इल, इफ़ शी वॉज इल, तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, मैंने राधा से पूछा। आई आस्क्ड राधा इफ़, यदि वो बीमार थी, यदि वह बीमार थी। तो जो ये स्टेटमेंट है ना गाइस, ये पता आपको, ये इनडायरेक्ट स्पीच का है। फिर से कौन सा स्टेटमेंट आ गया, ये इनडायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपने अगर सीखी होगी तो आपने सिंपली आइडेंटिफाई कर लिया होगा ये वाला स्टेटमेंट किसका है, इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब नरेशन का इनडायरेक्ट स्पीच का है। तो आई आस्क्ड राधा इफ़ शी वॉज इल, मैंने राधा से पूछा यदि वह बीमार थी। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, देखो फिर से क्वेश्चन किसमें, पास्ट इंडेफिनेट है कि नहीं। तो पास्ट इंडेफिनेट के पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर वोज या वर्ब। अब राधा सिंगल है तो वोज आएगा कि नहीं, यहाँ पे राधा ऑब्जेक्ट सिंगल है तो वोज आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है कि नहीं। तो देखो, सबसे पहले तो राधा आएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन में अपन सब, जब भी आप एग्ज़ाम को फेस करोगे तो आपको ऑप्शन में देखना है पैसिव का जो क्वेश्चन बनेगा उसमें ऑब्जेक्ट पहले दिया है कि नहीं। तो राधा इसमें भी दिया है, राधा इसमें भी दिया है, राधा इसमें भी दिया है, बिल्कुल सही दिया है, तीनों में राधा है, कोई बात नहीं। अब तीनों को वन बाय वन एनालाइज करेंगे। तो राधा वॉज आस्क, तो इसमें थर्ड फॉर्म नहीं है, पहले वाले ऑप्शन में थर्ड फॉर्म नहीं है ना, क्योंकि हर एक पैसिव में थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो पहले वाले में नहीं है तो ये हट गया, ये आंसर नहीं बनेगा। राधा तो सही है ऑब्जेक्ट, वॉज भी सही है, बट आस्क की अपन को थर्ड फॉर्म चाहिए, आस्क्ड। तो सेकंड को देखते हैं, राधा वॉज आस्क्ड, बिल्कुल सही है, राधा वॉज आस्क्ड इफ़ शी वॉज इल। तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर है। राधा वॉज इल, तो राधा बीमार थी, ये तो एक सिंपल सेंटेंस है और नन ऑफ दीज भी नहीं है। तो राधा वॉज आस्क्ड इफ़ शी वॉज इल। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर अपन आ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है, लुक एट, वी इलेक्टेड मोदी जी, वी इलेक्टेड मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, वी इलेक्टेड मोदी जी प्राइम मिनिस्टर। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, हमने मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर चुना, हमने मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर चुना। ठीक है, अब फिर से ये स्टेटमेंट किसका है, पास्ट का। ये किसका गाइस, पास्ट का, क्योंकि वी सब्जेक्ट है और इलेक्टेड सेकंड फॉर्म है, इलेक्ट की सेकंड फॉर्म इलेक्टेड होती है। तो बार बार मैं बता रहा हूँ भैया, पास्ट इंडेफिनेट के पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, वॉज या वर्ब। सिंगुलर ऑब्जेक्ट के संग वॉज लगाते हैं, प्लूरल ऑब्जेक्ट के संग वर्ब लगाते हैं। तो वी इलेक्टेड मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, तो मोदी जी इलेक्टेड, ये तो गलत हो गया। मोदी जी तो ठीक है, ऑब्जेक्ट तो ठीक है, बट हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है।
जो पहले वाले ऑप्शन में ना ही वॉज है ना ही वर है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। अब मोदी जी वॉज बिल्कुल सही है, इलेक्टेड थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है, तो मोदी जी वॉज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी वॉज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, और ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, इजंट इट। समझ में आ रहा है गाइस? तो बहुत अच्छा, कितने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएंगे, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल वर्ड मीनिंग्स चेंज हो जाएगी, क्वेश्चन इसी पैटर्न में आएंगे, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर सी क्या है, मोदी जी वॉज प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे, ये तो स्टेटमेंट एक सिंपल, नन ऑफ दिस तो आंसर है नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 को एनालाइज करते हैं गाइस। आपको भी आंसर साथ में मेरे साथ साथ आपको भी अपने आंसर लिखने हैं, ठीक है, और बताने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि 10 में से आपके आंसर कितने सही थे। ओके गाइस, देयर इज़ नो टाइम टू लॉस, देयर इज़ नो टाइम टू लॉस, तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, समय नहीं है बर्बाद करने के लिए, समय नहीं है बर्बाद करने के लिए। तो आपको मैं इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। जब भी देयर का एक्टिव आएगा तो देखो देयर की जगह तो आपको रखना है देयर, पैसे बता रहा हूँ मैं, देयर के एक्टिव में जो देयर का एक्टिव होता है उसको पैसिव में कैसे बदलते हैं मैं लिख के बता देता हूँ। देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी है, क्या आनी है, देयर आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी पैसिव में, फिर क्या आता है, फिर कोई भी अपना नाउन, क्या आ जाएगा, एन फॉर नाउन, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, पैसिव का आप लिख लेना। देखो देयर आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, देयर आएगा, फिर क्या आएगा, देयर आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आएगा नाउन, क्या आएगा, नाउन प्लस टू बी, नाउन के बाद क्या आएगा, प्लस टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये ना आप देयर का जो पैसिव बनता है ना उसका स्ट्रक्चर आप लिख लेना, शायद आपको कन्फ्यूज़न हो तो मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया। पैसिव में क्या आएगा, देयर, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा, नाउन प्लस टू बी प्लस V3। तो देखो देयर की जगह देयर बिल्कुल सही है, देखो देयर यहाँ पे भी है, देयर यहाँ पे भी है, तो ए और बी ऑप्शन में देयर दिया है, बिल्कुल सही दिया है। इज़ नो टाइम टू बी बिल्कुल सही है, देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जा रहा है। देखो देयर इज़ नो टाइम, टाइम अपना एक नाउन है, अब टू बी आ गया और लॉस्ट की थर्ड फॉर्म आ गई लॉस्ट, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर बन गया। देखो देयर आ गया, इज़ आ गया, नो टाइम आ गया, टू बी आ गया और लॉस्ट आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, क्या आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, शी नोज़ मी, शी नोज़ मी, वह मुझे जानती है, उसका पैसिव क्या बनेगा, मुझे उसके द्वारा जाना जाता है, ठीक है। तो आई एम नोन बाय हर, गलत आंसर। अब आप बोलोगे सर पैसिव में तो बाय आता है, बट कुछ वर्ब्स होती हैं, एक्टिव की कुछ वर्ब्स होती हैं गाइस जिनके साथ बाय का यूज़ नहीं करते, उनमें से एक नो है, क्या है गाइस, अपनी KNOW। जब भी आपको एक्टिव में नो दिख जाए तो पैसिव में आपको प्रीपोजिशन टू लगानी है। कौन सी प्रीपोजिशन लगानी है गाइस, नो के साथ पैसिव में हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं बाय के स्थान पे, ये याद रखना है। तो देखो आई एम नोन, ये पैसिव है, आई एम नोन टू हर, बिल्कुल सही आंसर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आई एम नोन टू हर। आप इसका ए आंसर करके नहीं आ जाना, क्योंकि कुछ वर्ब्स होती है जैसे नो है, नो के संग टू आता है, जैसे बोलूँगा मैं ओब्लाइज, ओब्लाइज एक क्रिया है उसके संग भी टू आता है। जैसे मैं सेटिस्फाई बोलूँगा तो सेटिस्फाई के संग भी बाय नहीं आता है, विथ आता है। तो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने 10 क्वेश्चन थे, टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ MCQs एडवांस। ये कुछ एडवांस क्वेश्चन थे किसके, एक्टिव पैसिव वॉइस के। और जो बेसिक क्वेश्चन हैं, जो बेसिक टॉप 10 क्वेश्चन है उसकी भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। जैसे आपको बेसिक क्वेश्चन देखने, बिगनिंग के क्वेश्चन देखने, स्टार्टिंग के एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड करके रखी है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट ज़रूर करना आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।